हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 13 सितंबर 2022 के द हिंदू में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, चलिए देखते हैं। तो पहला है हमारा रिटेल इन्फ्लेशन इन सर्च टू 7% एज फ्लड प्राइजेस। ठीक है, हमें ये पढ़ना है। ओके, इसमें देख लेते हैं क्या है। इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ इन जुलाई ड्रॉप टू 2.4%। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ है जुलाई का वो नीचे गया है 2.4%। ठीक है, और इसमें बताया जा रहा है जो इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन है वो रिसर्च कर गया है 7% अगस्त में। ठीक है, रिसर्च किया है 7% अगस्त में, कितने से 6.71% जुलाई से। फुल बाय 7.62% uptake in the food price paid by consumer. ठीक है, even as industrial output growth in July dropped to the lowest level since April at just 2.4%, with output level dropping 2.75% month on month. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। ये जो कॉम्बिनेशंस है बायंट इन्फ्लेशन का, ठीक है, कॉम्बिनेशन है बायंट इन्फ्लेशन का और ट्रिपिंग इंडस्ट्री रिकवरी का। इसमें बता रहे हैं वुड मेक सेंट्रल बैंक, ये क्या करेगी सेंट्रल बैंक टास्क ट्रिकियर एट द अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, और ये बता रही है व्यू एट द एंड ऑफ दिस मंथ, ऐसा ये बता रहे हैं कि इस मंथ के एंड तक ऐसा हो जाएगा। और ये बता रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक्सपेक्ट जो है फ्रेश इंटरेस्ट रेट का वो हाइक रेंजिंग उसकी कितनी से कितनी है 35 to 50 बेसिस पॉइंट। ठीक है, 1 बेसिस पॉइंट इक्वल टू बता रहे हैं 0.01%। तो हमें ये चीज़ पढ़नी थी जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब हम आ जाएंगे सीधा पेज नंबर 8 पे। पेज नंबर 8 हम एडिटोरियल वाले पेज पे आ चुके हैं। हमें इसमें कौन सा पढ़ना है, 3 to tangle। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, The Pakistan factor should not undermine India's close security ties with US। तो आपको पता है वो जो F-16 फाइटर फ्लीट ऑफ पाकिस्तान को US डिसीज़न का है जो रिफर्बिश करने के लिए, उससे रिलेटेड ये ऑल ओवर जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड है। इसमें कहा जा रहा है द फ्लीट हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स सिंस द अर्ली 1980s। ठीक है, और तो इसी में ये बोला जा रहा है कि इंडिया और यूएस की जो टाइज़ है वो स्ट्रांग रहनी चाहिए, इसकी वजह से मतलब वो ना हो जाए। ठीक है, डिफरेंसेस वगैरह, तो इस चीज़ को लेके है। इसके बाद कौन सा पढ़ना है, इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स वे इन द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, हमें ये भी पढ़ना है आज। इंडिया हैज़ लॉस्ट इट्स वे इन द यूज़ ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, unlike the West, is generally diplomat and anti-policy maker, rarely employ the international law vocabulary expensively। ठीक है, तो ये चीज़ भी पढ़नी है। आगे देखते हैं, आगे हम देख लेंगे पेज नंबर 9 पे। ग्रेट G20 पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इससे बताया जा रहा है ग्रेट G20 पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। September is a hectic month in India diplomatic calendar. On September 5 to 6 in New Delhi, a senior officer meeting was held of the Quad, which comprised India, Australia, Japan and US on the September 8। ठीक है, क्वाड की बात यहाँ की जा रही है। ठीक है, क्वाड जो मीटिंग हुई है। ठीक है, क्वाड मेंबर्स कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है, यूएस है। ठीक है, सितंबर 8 को इसकी मीटिंग हुई। एक्सटर्नल अफेयर जो हैं हमारे एस जयशंकर जी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और जापानीज़ काउंटर पार्ट हैं जो, और सेकेंड इंडिया जापान 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग भी हुई टोक्यो में। तो उस चीज़ को लेके यहाँ बताया जा रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने शेड्यूल टू अटेंड द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड, जो काउंसिल ऑफ हेड की मीटिंग है जो कि सितंबर 15 to 16 तक रहने वाली है, उसको अटेंड करेंगे, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये ऑल अबाउट द क्वाड हो गई। ठीक है, G20 पावर की बात यहाँ पे चल रही है, ग्रेट G20 पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये कहा जा रहा है कि ग्रेट G20 पावर्स होंगी तो उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो अब देखिए जैसे ये न्यूज़ आया है, अब इसमें हमें कौन कौन सी एस्पेक्ट पे बात करनी है हमारे, अभी हम शॉर्ट नोट में बात करेंगे। एक तो G20 से रिलेटेड हमको बात करनी है। ठीक है, क्वाड से रिलेटेड हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या
चीज़ें हैं किस तरीके से, वो भी ध्यान में देनी होती। तो न्यूज़ को हम ऐसे ही इंटरलिंक करेंगे। पेज नंबर 13 पे आ जाएंगे। देखिए, द हिंदू का एनालिसिस देखने का मतलब क्या होता है कि बस हमें ये जानना कि कौन कौन से न्यूज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो आज हमें देखनी है। देखिए, शॉर्ट नोट में तो हम वो लिखते हैं जो कि हमें लगता है कि इसको आप मेंशन करना ही चाहिए। ठीक है, इंडिया रेजेस श्रीलंकन तमिल इशू इन यूएन। ठीक है, इंडिया ने रेस किया श्रीलंकन और तमिल इशू को यूएन में। इस वॉइस कंसर्न ओवर लैक ऑफ मिजरेबल प्रोग्रेस ऑन कोलंबोस कमिटमेंट ऑफ पॉलिटिकल सोल्यूशन। इंडिया ऑन मंडे वॉइस कंसर्न ओवर द लैक ऑफ मिजरेबल प्रोसेस। इंडिया ने किस चीज़ को लेके वॉइस अप किया है? लैक ऑफ जो मिजरेबल प्रोग्रेस है, ठीक है, इन श्रीलंकन प्रॉमिस पॉलिटिकल सोल्यूशन टू लॉन्ग पेंडिंग तमिल नेशन क्वेश्चन। तो श्रीलंका ने कहा था, प्रॉमिस किया था कि वो पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालेगी जो लॉन्ग पेंडिंग तमिल नेशनल क्वेश्चंस उठ रहे हैं उस चीज़ पे। वाइल मेकिंग एन अनयूजुअल रेफरेंस टू द क्राइसिस हिट, इट इज़ जो बता रहे हैं ना कि क्राइसिस हिट आइलैंड नेशन है और उसमें डेट ड्रिवन इकोनॉमी भी एक कॉन्टेक्स्ट हो जाती है करंट क्राइसिस की। तो इसमें देखिए बात ये भी की जा रही है कि इन इट्स स्टेटमेंट, मतलब उन्होंने स्टेटमेंट में जो 51st सेशन है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का जिनेवा में जो हुआ, इंडिया ने कहा कि ऑलवेज बिलीव इन द responsibility of state for promotion and protection of human rights and constructive international dialogue and cooperation guided by the UN Charter। तो इंडिया की तरफ से ये बोला गया है कि इंडिया हमेशा प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है जो ह्यूमन राइट रहता है, ठीक है, और जो कंस्ट्रक्टिव इंटरनेशनल डायलॉग रहता है, कोऑपरेशंस रहते हैं, हमेशा जो यूएन चार्टर की गाइडेंस होती है, ठीक है, उसको फॉलो करती है इंडिया। वो ये चीज़ सामने रखा उन्होंने। इन दिस रिगार्ड इंडियन डेलीगेशन नोट दैट द कंसर्न द लैक ऑफ मेजरेबल प्रोग्रेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका ऑन देयर कमिटमेंट ऑफ पॉलिटिकल सोल्यूशन टू द एथनिक इशू। तो श्रीलंका की तरफ से कहा गया था कि पॉलिटिकल सोल्यूशन दिया जाएगा जो एथनिक इशू चल रहे हैं उसकी तरफ से, पर अभी तक ऐसा नहीं किया गया। थ्रू फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 13th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो 13th अमेंडमेंट रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें क्या बताया जा रहा है? प्रोविंशियल काउंसिल एंड होल्डिंग ऑफ द प्रोविंशियल काउंसिल इलेक्शन ऑफ द अर्लीस्ट इन इंडिया सेट, ठीक है, इसमें इंडिया ने ये चीज़ बताई। अब देखिए, द टर्म ऑफ श्रीलंकन 9 प्रोविंशियल काउंसिल एक्सपायर्ड अबाउट 3 years अगो। पर जो श्रीलंका है, टर्म ऑफ श्रीलंकन 9 प्रोविंशियल काउंसिल है जो, वो एक्सपायर हो गई 3 साल पहले ही, एंड दे हैव मेंटेन डिफरेंट सिंस, ठीक है, तब से वो डिफरेंट चल रहा है, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं जिस पे इंडिया जवाब चाहती है और उसने अपनी जो इशू है उसको रेज़ किया है, ठीक है, जो भी मुद्दा है उसकी बात की है। आगे बात आएंगे, आगे हम सेम इसी पे आ जाएंगे। 8 अफ्रीकन चीतास टू लैंड इन जयपुर ऑन फ्राइडे, ठीक है। तो ऐसी बात, तो देखिए, लेटर दिस वीक ए चीता फ्रॉम नाम्बिया विल बी डिपार्ट फ्रॉम कैपिटल विंडहोक इन द चार्टर फ्लाइट एंड लैंडेड इन जयपुर ऑन फ्राइडे। कहाँ से आई? नाम्बिया से, ठीक है। From here they will be transported in a helicopter and after 40-minute journey to Kuno National Park will be released on the September 17। तो ऐसा बोला गया है कि मतलब पहले वहाँ से लेकर के वो हेलीकॉप्टर में पहले, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे, उसके बाद 40 मिनट की जर्नी रहेगी, जिसके बाद उनको क्यूनो नेशनल पार्क जो है KNP, वहाँ पे रिलीज़ किया जाएगा September 17 को, ओके, into a dedicated quarantine enclosure under the watch of Prime Minister Narendra Modi of officials from the UN Environment। तो ये चीज़ बताई कहाँ से गई है इन्फॉर्मेशन? यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने ये चीज़ को कही है, ठीक है। September 17 इज़ मिस्टर मोदीज़ बर्थडे, ठीक है। तो क्यों, तो देखिए डेट 17 क्यों, September 17 क्यों चूज़ किया गया है? मोदी जी का बर्थडे भी है 17 सितंबर को। एंड रिलीज ऑफ चीता आर टाइम्ड टू मार्क द सेलिब्रेशन, और ये जो चीता का रिलीज़ किया जा रहा है ये सेलिब्रेशन का एक पार्ट है। मध्य प्रदेश, मतलब इसको ऐसा टाइम रखा गया है, नॉट पार्ट की, मतलब ऐसे ही एक सेलिब्रेशन को और बढ़ा देना इस टाइम पे करके, ठीक है। ऐसा मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज जो चौहान जी हैं उन्होंने ये चीज़ को बोला है,
ठीक है। द चीता विल इनिशियली बी क्वारंटीन एंड क्लोजन फ्रॉम अबाउट अ माउथ एंड देन मूव्स टू 6 किलोमीटर प्रीडेटर प्रूफ होगा। तो मतलब ऑल द प्रोसीजर किए जाएंगे, पहले क्वारंटीन किया जाएगा, पहले उनकी पूरी जो चीज़ें हैं चेक की जाएंगी, उसके बाद उनको क्या किया जाएगा, रिलीज़ किया जाएगा क्यूनो नेशनल पार्क में। ओके 13 का हो गया। हम पेज नंबर 14 पे आ जाएंगे और पेज नंबर 14 पे हमें क्या पढ़ना है, स्टेट टोल्ड टू इम्प्लीमेंट अडॉप्शन रूल। ठीक है, स्टेट टोल्ड टू इम्प्लीमेंट अडॉप्शन रूल। स्टेट द इंस्ट्रक्शन कम डिस्पाइट कंसर्न ओवर जुरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। अब देखिए कल हमने शॉर्ट नोट में भी पढ़ा, ठीक है, आपने खुद ही देखा, सब कुछ अडॉप्शन रूल से रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं, अगेन उसी से रिलेटेड आया हुआ है, तो ये भी हमें देखनी है अडॉप्शन रूल की। अभी आपको मैंने पहले ही बताया था कि अब कोर्ट की जगह ये जो चीज़ें हैं, ऑर्डर है, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एडीजी, डीएम और एडीजी जो है वो ऑर्डर करेंगे। ठीक है, अडॉप्शन रूल प्रोसेस ये सबको लेके डीएम के अंडर में हो गया है। ठीक है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को। ओके, दूसरा हम देख लेते हैं, सेंटर इज ट्राइंग टू कर्व लंपी स्किन डिजीज प्राइम मिनिस्टर। तो ये बताया जा रहा है, पीएम जो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा सेंटर इज ट्राइंग टू कर्व लंपी स्किन डिजीज़। वो बोल रहे हैं सेंटर ट्राई कर रही है कि लंपी स्किन डिजीज़ जो है उसको क्या कर सके, क्योर कर सके, मतलब उसके चीज़ें निकाल सके, पता लगा सके कैसे उसको सही किया जा सकता है, कैसे एलिमिनेट किया जा सकता है। देखिए, इनाग्रेशन द इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, जो इनाग्रेशन हुआ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट जो हुई ग्रेटर नोएडा में मंडे को, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा सेंटर हैज़ मेड ऑल एफर्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लाइव स्टॉक, कि वो ट्रैक कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक इन द वेक ऑफ द स्प्रेड ऑफ द लंपी स्किन डिजीज LSD। ठीक है, अब हमें इसमें LSD के बारे में पढ़ना होगा, करेक्ट। Mr. Modi said there has been a loss of livestock in the many states due to the disease in the recent past and assured everyone that center and the state government are trying their level best to keep a check on it। तो ये बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही इस पे काम कर रहे हैं जिससे इसको अच्छे से, इसके बेस्ट जो पॉसिबल है चीज़ें कर सकें। ठीक है, आर साइंटिस्ट हैव ऑल्सो प्रिपेयर इंडिजिनस वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीज़। बोल रहे हैं कि जो हमारे साइंटिस्ट है वो भी इंडिजिनस वैक्सीन यानी कि स्वदेशी वैक्सीन बना रहे हैं लंपी स्किन डिजीज़ को टैकल करने के लिए। ही एडेड द मूवमेंट ऑफ एनिमल आर बीइंग मॉनिटर टू कीप द आउटब्रेक अंडर द कंट्रोल। तो यही सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें एक चीज़ और भी ऐड की गई है कि प्राइम मिनिस्टर हाईलाइटेड सेंट्रलिटी ऑफ पशुधन मिल्क रिलेटेड बिजनेस इन द एग्रीकल्चर लैंड। तो कौन सी चीज़ इन्होंने ऐड करी है, पशुधन। ठीक है, सेंट्रलिटी ऑफ द पशुधन एंड द मिल्क रिलेटेड बिजनेस इन द कल्चरल लैंड स्कोप ऑफ द कंट्री। उन्होंने ये भी कहा कि ड्राइविंग फोर्स जो है डेयरी सेक्टर में इंडिया के वो स्मॉल फार्मर्स हैं। ठीक है, एंड एडेड दैट द कंट्री डेयरी सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोडक्शन बाय द मासेस मोर देन मास प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन बाय मासेस किया जा रहा है मोर देन मास प्रोडक्शन, वो ऐसा कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा इंडिया इज़ द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। ये तो हमने सेंसस में देखा था कि जो इंडिया है, ठीक है, वो क्या है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बेसिस ऑफ एफर्ट, तो इसके बाद हमको ये देखनी थी। ठीक है, तो सारी चीज़ें जो अब इंडिया जो है वो लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है, हमने ये भी देखा। ओके, फॉर दीज स्मॉल फार्मर्स हु हैव 1 or 2 कैर। तो एक स्मॉल फार्मर्स जो हैं उनका एक बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स में, तो ये चीज़ बता रही है। और उन्होंने ये भी कहा वुमेन हैव 70% रिप्रेजेंटेटिव इन दी वर्क फोर्स इन दी इंडियन डेयरी सेक्टर। देखिए, वुमेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो वुमेन का पार्टिसिपेशन जो है इसमें आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा है। 70% रिप्रेजेंटेशंस जो है वो वर्क फोर्स इसमें वो वुमेन का है इस सेक्टर में, डेयरी सेक्टर में। ठीक है, वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छा है। ठीक है,
इसमें वुमेन आर द रियल लीडर्स ऑफ द इंडियाज डेयरी सेक्टर. नॉट ओनली दिस, मोर देन अ थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डेयरी कोऑपरेटिव इन इंडिया a woman. He said added that with a value of 8.5 lakh crore the dairy sector is more than combined value of wheat and rice. तो बता रहे हैं कि जो 8.5 लाख करोड़, ठीक है, वैल्यू है डेयरी प्रोडक्ट की, डेयरी सेक्टर की, वो कितनी ज़्यादा है जो कंबाइंड वैल्यू होगी वीट एंड राइस की, उससे भी ज़्यादा है. तो मतलब डेयरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जाती है. अब देखिए इसी चीज़ से हमको ये भी जान लेना है कि जब हम फार्मिंग वाला चैप्टर करेंगे, एग्रीकल्चर में फार्मिंग वाला चैप्टर, तो हमारा आपको पता है वाइट रिवोल्यूशन, ठीक है, और ऑपरेशन फ्लड, और एक और हमारा आया है क्या बोलते हैं डेयरी प्रोडक्ट, और ये सबसे रिलेटेड, तो उसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाएगी. ठीक है, ये वाला हमारा उस समय इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. आगे आ जाते हैं. ठीक है, फिर हमने ये देख लिया. पेज नंबर हम 15 पे आ जाएंगे. पेज नंबर 15 पे हम आ चुके हैं. इसमें हमें कौन सा देखना है? प्रोलॉन्ग रोहिंग्या स्टे इम्पैक्ट बांग्लादेश स्टेबिलिटी. ठीक है, प्रोलॉन्ग रोहिंग्या स्टे जो है वो इम्पैक्ट क्या है इस पे, बांग्लादेश स्टेबिलिटी पे. हसीना स्पीक्स एट मीट ऑफ द मिलिट्री ऑफिसर्स फ्रॉम द 24 कंट्रीज. ठीक है, बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर ने कहा मंडे को prolonged stay of more than 1 million Rohingya refugees in crowded camp in the country has become a serious security and stability concern. तो बोल रही, तो ये बोला कि 1 लाख जो रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं क्राउडेड कैंप में, वो एक सीरियस सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी कंसर्न है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम देयर ओन मिजरीज देयर प्रोलॉन्ग प्रेजेंस इज कॉजिंग अ सीरियस इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी. ठीक है, इकोनॉमी पे असर है, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड सोशियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है जो बांग्लादेश की. ठीक है, तो उनका ये कहना. प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से दैट द ओपनिंग ऑफ द 3 डे मीटिंग, जो उनकी 3 डे मीटिंग रही मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ, ठीक है, 24 कंट्रीज़ में इंडो पैसिफिक रीजन के. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि यूएस इज़ द को होस्ट ऑफ द गैदरिंग. यूएस जो रहा वो को होस्ट रहा. कॉल द इंडो पैसिफिक आर्मीज मैनेजमेंट सेमिनार अलॉन्ग विद द बांग्लादेश आर्मी. तो यूएस को होस्ट रहा. ठीक है, इसमें बताया जा रहा है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज आर डिस्कसिंग डिजास्टर मैनेजमेट. ठीक है, तो किस किस चीज़ को लेके यहाँ पे बात करी गई है ये भी हमें देख लेना है. पहले तो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड बात करी गई है, ट्रांसनेशनल क्राइम से रिलेटेड सिक्योरिटी इश्यूज एंड वुमेन एम्पावरमेंट. ठीक है, से लेके बात की गई. बांग्लादेश ने यूज़ किया है प्लेटफॉर्म को हाईलाइट करने के लिए जो इश्यूज़ हैं रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ के, हु हैव फ्लेड फ्रॉम वायलेंस इन म्यांमार, जो कि म्यांमार से आए. पार्टिसिपेशन जो है मीटिंग का, उसमें यूएस है, कनाडा है. ठीक है, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना एंड वियतनाम विल विजिट द रोहिंग्याज रेफ्यूजी कैंप टू सी द प्लाइट. ठीक है, प्लीट और सेड जनरल SM सफ़ीउद्दीन अहमद जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं. टोटल बांग्लादेश इज़ होस्टिंग मोर देन 1 मिलियन रोहिंग्या रेफ्यूजीज़. तो आप देख लीजिए कि ये उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि मोर देन 1 मिलियन रोहिंग्याज रेफ्यूजीज़ जो हैं बांग्लादेश में हैं, और इससे इकोनॉमिक, सोसाइटल, पॉलिटिकल सारी पे, उनके इन्वायरमेंटल पे असर जा रहा है. उन्होंने इस चीज़ को सामने रखा. ठीक है, पेज नंबर 16 पे आएंगे. इसमें है इंडिया में नीड 28 गीगावाट इन न्यू कोल फायर्ड प्लांट बाय 2032. अब कोल देखिए सीधा सीधा हमारे सिलेबस में है, करेक्ट, कोल सीधा सीधा हमारे सिलेबस में मेंशन है. अब उससे रिलेटेड बात की जा रही है. एस्टिमेशन इन द एडिशन टू 25 गीगावाट इन द कंस्ट्रक्शन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. अब देखिए इसमें क्या बात की जाती है, इट मे बी नीड अप द 28 गीगावाट ऑफ द कोल फायर्ड पावर प्लांट बाय 2032. तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया में नीड, ठीक है, इंडिया को ज़रूरत पड़ सकती है 28, ठीक है, गीगावाट न्यू कोल फायर पावर प्लांट की 2032 तक, ऐसा कहा जा रहा है. टू मीट पावर डिमांड that is expected to more than double from current 404.1 gigawatt, गवर्नमेंट एडवाइजरी बॉडी ने कहा. signaling more increases in coal used by the world third largest greenhouse gas emitter, जो कि ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमीटर. ठीक है,
It is seen that apart from the under construction coal based capacity of 25 gigawatt, additional coal based capacity required of 31 32 may vary 17 gigawatt around 28. तो मतलब इतना तक जा सकती है, एक्सपेक्टेशन है 2032 तक, ठीक है, 31 32 तक, 2031 32 तक, ऐसा मिनिस्ट्री ने कहा है। जो ड्राफ्ट प्लान रिलीज़ किया गया है लास्ट वीक, जो ड्राफ्ट प्लान रिलीज़ किया गया है उसमें इंडिया एनुअल इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड है वो बढ़ी है एवरेज 7.2% 5 सालों में, ठीक है। जो शेयर है कोल का, ठीक है, शेयर ऑफ कोल इन इंडियाज टोटल पावर जनरेशन हाउएवर इज लाइकली टू फॉल बिलो 60 बाई 2027। तो देखिए जो शेयर ऑफ कोल है, ठीक है, कोल का जो शेयर है पावर जनरेशन में, कोल शेयर जो है पावर जनरेशन में वो कितना घटा है, 60% 2027 तक ऐसा बोला जा रहा है कि घट जाएगा, ठीक है। विद इंडियन टारगेट द एडिशन ऑफ 500 gigawatt in non-fossil based in installed capacity by 2030 according to the plan. Low per capita demand, although India is a major greenhouse gas producer, अब आपको पता है कि इंडिया जो है वो मेजर ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूसर है। इट्स पर कैपिटा पावर डिमांड एंड इमिशंस आर मच लोअर देन मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, पर इसकी जो कैपिटा पावर डिमांड है और इमिशन का वो कम है और डेवलप्ड कंट्रीज़ के कंपैरिजन। वाइल इट्स अकाउंट फॉर द लायन शेयर्स ऑफ द वर्ल्ड एडिशनल रिन्यूएबल एनर्जी आउटपुट, ठीक है, अलॉन्ग विथ चाइना। अब जो ये ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी रिपोर्ट जो इशू की गई है लास्ट ईयर, वो ये इंडिकेट करती है कि इंडिया में बिल्ड न्यू कोल फायर प्लांट, कि इंडिया हो सकता है न्यू कोल फायर प्लांट बनाए ड्यू टू लोवेस्ट कॉस्ट, ड्यू टू देयर लोअर कॉस्ट, ठीक है, किस वजह से, उनके लोअर कॉस्ट की वजह से। ऑल्दो इट्स गिव नो एस्टिमेट ऑफ द हाउ मच कैपेसिटी माइट बी बिल्ट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट जाता है क्योंकि सिलेबस में क्लियरली मेंशन है। ये हो गया स्टेप टू कूल फ्लड इन्फ्लेशन विल डिलीवर इन द कमिंग वीक गवर्नमेंट, ठीक है। इसमें क्या बात हो जा रही है, कोर इन्फ्लेशन केम टू बिलो 6%। जो कोर इन्फ्लेशन है कहा जा रहा है कि वो कहाँ आ गई है, बिलो 6% फॉर 4th स्ट्रेट मंथ, लगातार चौथे मंथ में ऐसा देखा जा रहा है कि जो कोर इन्फ्लेशंस है वो नीचे चली गई है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर लेट ऑन द मंडे टर्म्स इन द इंक्रीजिंग इन द रिटेल इन्फ्लेशन फ्रॉम 6.71% to 7% इन द अगस्त एज मॉडरेट एंड एट्रीब्यूट इज टू एडवर्स बेस इफेक्ट। इसको एडवर्स बेस इफेक्ट बता रही हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। एंड इंक्रीज जो देखा जा रहा है फूड एंड फ्यूल प्राइजेस में, उसको क्या कहा जा रहा है, ट्रांजिएंट कंपोनेंट्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशंस, ठीक है। अब देखिए अगर नॉर्मल जनता की बात करें तो महंगाई सच में बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इन्फ्लेशन सच में बहुत हाई हुई है, तो कोर इन्फ्लेशन से रिलेटेड हमें इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये था आज का हमारा द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।